आइए आज हम लोग चार्जेस आवेश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। चार्ज के संबंध में लगभग 14-15 बातें ऐसी हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जिसके बाद जो हमारे लिए जरूरी है जानना। आइए हम शुरू करते हैं चार्ज पर डिस्कशन। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग चार्ज। सबसे पहली जो चार्ज के संबंध में महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिस तरह से द्रव्यमान द्रव्य का मूल गुण होता है, ठीक वैसे ही चार्ज यानी आवेश भी द्रव्य का मूल गुण माना जाता है। इन चार्ज मास की तरह ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है। अगर हम वैद्युत आवेश के नजरिए से देखें तो जो परमाणु के प्रमुख संघटक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें से इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तीसरी बात, किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज्ड होने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्जिंग के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटॉन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। प्रोटॉन का चार्जिंग में कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में होता है और वो टाइटली बाउंडेड होता है, जिसे नाभिक से बाहर निकालना आसान नहीं होता है। इसीलिए चार्जिंग की जो भी प्रक्रिया होती हैं, जो भी प्रोसेस अडॉप्ट होते हैं चार्जिंग में, उनमें इलेक्ट्रॉन ही वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो एक ऑब्जेक्ट से निकलकर दूसरे पर जाता है। इलेक्ट्रॉन जिस एटम से निकलता है उसे नेगेटिवली चार्ज कर देता है, पॉजिटिवली चार्ज कर देता है, और जिस एटम पर पहुंच जाता है उसे नेगेटिवली चार्ज कर देता है। यानी स्पष्ट है कि नेगेटिवली चार्ज्ड जो ऑब्जेक्ट होते हैं या एटम होते हैं उन पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं या पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मीन्स पॉजिटिव चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट पर है तो वहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट पर तो वहां इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी होगी, अधिकता होगी। यही कारण है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड एटम होता है वो हैवियर देन दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। यानी नेगेटिवली चार्ज्ड जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम से भारी होता है। कितना भारी होता है? जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेस है उतने इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर अधिक मास रखता है नेगेटिवली चार्ज एटम इन कंपैरिजन टू पॉजिटिवली चार्ज एटम। एक चीज और, अभी जैसे हमने कहा कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो अब ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटल
का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब के लिए अब नहीं रहा, सभी के लिए नहीं रहा। अब तो ये आधुनिक जो मत आ गए हैं या एडवांस जो प्रैक्टिकल कंक्लूजन निकले हैं, वो बताते हैं कि वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि जितने भी आपके और मूल कण होते हैं, वो सभी छोटे छोटे मूल कणों से मिलकर बने हैं, जिनको क्वार्क्स कहा गया। यानी अभी तक जिस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल मानते थे, अब जो मॉडर्न हाइपोथेसिस, लेटेस्ट हाइपोथेसिस आई है, उसके हिसाब से ये भी छोटे छोटे कणों जिन्हें क्वार्क्स कहा जाता है, क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क्स को दो तरह का बताया गया है, एक पर ±1/3e चार्ज होता है, और दूसरे टाइप का जो होता है उस पर ±2/3e चार्ज पाया जाता है। हालांकि यहाँ पर इसका हमें अध्ययन नहीं करना है, क्वार्क्स का अध्ययन नहीं करना है इस स्तर पर। अगली जो चार्ज के बारे में महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। ये व्युत्पन्न राशि है, यानी इसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ज को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? Q = I × T, यानी इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के टर्म में हम चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए चार्ज जो होता है वो डिराइव्ड क्वांटिटी मानी गई है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से मास वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, वैसा चार्ज में नहीं होता। यानी चार्ज वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता। आपने मास में देखा होगा, रेस्ट मास दूसरा होता है, डायनेमिक मास दूसरा होता है पार्टिकल्स का। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात जब हम करते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा दिया गया है, उसमें बताया गया है कि जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उनका जो डायनेमिक मास होता है m = m0/√1 - v²/c²। तो यहाँ वेलोसिटी, मास जो होता है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, लेकिन चार्ज वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता है। यानी मूवमेंट का चार्ज की क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई पार्टिकल है, वो चाहे रुका होगा तब भी उतना ही चार्ज होगा, अगर चल रहा होगा तब भी उतना ही चार्ज होगा। लेकिन मास के केस में ऐसा नहीं होता। रेस्ट मास दूसरा होता है और डायनेमिक मास दूसरा होता है। जो यूनिट होती है मास की, क्या यूनिट होती है, सॉरी चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। चार्ज की एक प्रचलित जो यूनिट है होती कूलाम। ये जो कूलाम होता है ये MKS सिस्टम का मात्रक है। चार्ज का MKS सिस्टम की जो यूनिट होती है ये कूलाम होती है। इसको डिफाइन करते हैं, देखो Q = होता है I × T। अगर I को हम 1 मान लें और T को 1 मान लें तो Q बराबर क्या होगा? 1 कूलाम हो जाएगा कि नहीं? इसको 1 एम्पियर, इसको 1 सेकेंड, करंट को हम 1 एम्पियर, टाइम को 1 सेकेंड अगर ले लें तो इसी फार्मूले के हिसाब से Q = 1 कूलाम आ जाएगा। ठीक, तो हम इसको 1 कूलाम को डिफाइन कर सकते हैं। यानी किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट जब हम प्रवाहित करते हैं कितने समय के लिए? 1 सेकेंड के लिए, तो कंडक्टर में बहने वाला जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो 1 कूलम का होता है। यानी 1 कूलाम उस आवेश की मात्रा है जो 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक कंडक्टर में प्रवाहित होने पर प्रवाहित हो जाता है। सीजीएस पद्धति में भी मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है चार्ज का,
वो होता है ESU। क्या होता है? उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म ESU। ESU कहते हैं इसको स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, या इसे हम स्थिर वैद्युत मात्रक कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इसीलिए इसको शॉर्ट में हम ESU लिखते हैं। ये किसमें? सीजीएस पद्धति का मात्रक है। सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट सिस्टम जो होता है उसमें चार्ज का जो चार्ज की यूनिट है वो ESU ली जाती है। एक कूलाम, देखो कूलाम बड़ी यूनिट होती है। एक कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। इसके अलावा भी एक यूनिट और चार्ज की होती है, होती EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU। ये बड़ी यूनिट होती है। EMU कूलाम से भी बड़ी यूनिट होती है। और 1 EMU, जो 1 EMU होता है, ये 10 कूलाम के बराबर होता है। कितना होता है? 10 कूलाम के बराबर। अच्छा ठीक है। और एक हम जानते क्या है? वी नो दैट 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। इस वैल्यू को यहां पर अगर हम रख दें तो आपको मिल जाता है 1 EMU इज इक्वल टू 10 × 3 × 10⁹ ESU। इसको हम लेफ्ट साइड कर दें तो हमको एक EMU और ESU में एक रेशनल मतलब रिलेशन मिल जाएगा, आनुपातिक संबंध मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 × 10⁹ और एक 1 पावर यहां पर है 10। ये रेशियो हो जाएगा। EMU और ESU का जो रेशियो होता है वो 3 × 10⁻10 के इक्वल होता है। और ये क्या है? 3 × 10⁻10 C, ये स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन सीजीएस यूनिट सिस्टम। सीजीएस यूनिट सिस्टम में ये जो वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट, इतना cm/s। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि EMU और ESU का जो रेशियो होता है वो सीजीएस सिस्टम में लाइट की स्पीड के बराबर होता है। अच्छा, ये तो चार्जेस के बारे में, चार्ज की यूनिट के बारे में बातें हो गई। अब कुछ बातें और जनरल नहीं देखेंगे। जो आपका चार्ज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो नेचर का होता है, लेकिन मास में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। दो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर क्या है। दोनों ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज का नेचर सिमिलर है तो फोर्स रिपल्सिव होगा, और अगर डिसिमिलर है यानी अलग अलग प्रकृति के, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। जबकि मास पार्टिकल के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिवेट होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, मास पार्टिकल चाहे जैसे होंगे उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन एक चार्ज ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ना तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इनके बीच में नहीं लग सकता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है या पार्टिकल होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल को केवल अट्रैक्ट कर सकता है, वो रिपेल नहीं कर सकता है। यानी दो आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, लेकिन एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु के बीच हमेशा आकर्षण ही होता है। उसका रीजन यही है कि चार्ज पार्टिकल अगर दोनों नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं डेवलप होता है। यहाँ पर जो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो ड्यू टू मास होता है। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात देखिए, सुनिए, जो चार्ज होता है वो मास से कनेक्टेड है, लेकिन मास का चार्ज से कनेक्शन जरूरी नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल, बट एग्जिस्टेंस ऑफ मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल। मास चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन चार्ज मास पर डिपेंडेंट है। बिना मास के चार्ज का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता है। क्या होता है? पॉसिबल नहीं होता है। चार्ज कंजर्वेटिव नेचर का होता है, संरक्षित होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लागू होता है इस पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लागू होता है। यानी नाइदर चार्जेस कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसे केवल हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर सकते हैं, बस। तो इस तरह से चार्ज कंजर्वेटिव नेचर का होता है। चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं वह भी कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। ठीक, चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जनरेट होते हैं वह भी कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, यानी हर तरह का चार्ज पॉसिबल नहीं है। चार्ज केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में ही पॉसिबल होते हैं। ठीक है, इनका क्वांटाइजेशन है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, प्लस या माइनस चार्ज हो सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उतनी संख्या में प्लस या माइनस ई चार्ज डेवलप हो सकता है। ठीक, कभी कभी चार्ज और मास के कंपैरिजन की बात करते हैं कि दोनों को आपको कंपेयर करना है, बताइए दोनों में क्या अंतर। हम सिर्फ अंतर की बात करें, सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, चार्ज भी और मास। लेकिन चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता, उसका कोई अस्तित्व नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन मास का चार्ज के बिना एग्जिस्टेंस है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, मास वेलोसिटी डिपेंडेंट है, चार्ज वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता है। तीसरा डिफरेंस, दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। चौथा अंतर, चार्ज में पॉजिटिव और नेगेटिव होने का कॉन्सेप्ट है, इसके नेचर का पॉजिटिव या नेगेटिव होने का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मास में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें थी जिसे याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम कूलाम्स लॉ पर चर्चा करेंगे। आप अगला वीडियो जरूर देखें, पसंद आए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और टॉपिक बाय टॉपिक
आपको मटेरियल मिलते रहेंगे। धन्यवाद।